चलिएगा शुरुआत करेंगे हम लोग 50 से आगे क्वेश्चनों की। तो 51 क्वेश्चन हमारे पास था, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो कथन गलत है आपको बताना है। आपको 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से एक कथन गलत होगा। तो अगर हम पहला कथन देखेंगे, क्या है भाई हमारे पास, मानवेंद्र शाह टिहरी के अंतिम राजा थे। क्या मानवेंद्र शाह थे? बिल्कुल थे भाई, टिहरी के अंतिम राजा। कैसे थे? ट्रिक आपको बताइए, ठीक है, सब पी के, ठीक है, सब SB पी के नहीं मरे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला नहीं है भाई, इस चीज को पढ़ाई के तौर पे लीजिए, ट्रिक के साथ है, ठीक है। सब पी के नहीं मरे मतलब सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह। तो अंतिम राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा हमारे पास, कीर्ति शाह ने जूलिया पैमाइश व्यवस्था की शुरुआत की। क्या कीर्ति शाह ने जूलिया पैमाइश शुरुआत की? बिल्कुल नहीं की भाई। तो फिर किसने की? प्रताप शाह ने, ठीक है, प्रताप शाह, ठीक है। प्रताप शाह ने क्या करा था भाई? प्रताप शाह ने, ठीक है, प्रताप शाह ने क्या करा था? जूलिया पैमाइश की शुरुआत की थी। तो नोट करके लिखिएगा, जूलिया पैमाइश, प्रताप शाह, ठीक है, प्रताप शाह, प्रताप शाह के द्वारा क्या किया गया था? जूलिया पैमाइश की शुरुआत की गई थी। और कब किया गया था भाई? 1873 में, ठीक है। इस चीज को नोट कर चलिएगा, जूलिया पैमाइश जो है प्रताप शाह द्वारा कराया गया था। और कब करवाया गया था? 1873 में। अगला कथन हमारे पास है भाई, ठीक है, तो ये 20 का आंसर करेक्ट हो जाएगा। नरेंद्र शाह ने डोरी पैमाइश प्रथा की शुरुआत की। बिल्कुल की भाई, नरेंद्र शाह ने डोरी पैमाइश व्यवस्था की शुरुआत कब की थी? 1916 में। इस चीज को नोट कर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आपके पास, प्रताप शाह ने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली। बिल्कुल डाली, प्रताप शाह ने ही टिहरी में अंग्रेजी स्कूल की शुरुआत की थी। कब? 1883 के अंतर्गत। तो इस चीज को नोट करिएगा, बाकी मैंने आपको हमेशा से बताया है, ठीक है। तो सब पी के नहीं मरे, ठीक है। तो इस चीज को लिखिएगा, सब पी के नहीं मरे। अब ये आपको याद है, क्रम है, क्रम भी कभी भी पूछ सकता है। अब यहां पर हम बंदोबस्त की बात करेंगे, तो सबसे पहले 1823 में कौन करवाता है भाई? सुदर्शन शाह बंदोबस्त करवाता है 1823 में। इस चीज को नोट कर चलिएगा। उसके बाद भवानी शाह के टाइम पर होता है बंदोबस्त, ठीक है, 1860 में होता है, ठीक है, भवानी शाह में होता है 1860 में। इसके बाद आता है आपका 1873 में होता है प्रताप शाह के द्वारा, जिसको हमने बोला जूलिया पैमाइश व्यवस्था। इसके बाद कीर्ति शाह का आता है, कीर्ति शाह का आता है 1903 में, ठीक है, 1903 में। और फिर नरेंद्र शाह का आता है 1924 में। तो टोटल टिहरी बंदोबस्त, टिहरी में कितने बंदोबस्त हुए थे भाई? 5 बंदोबस्त हुए थे। किस किस के द्वारा कराए गए? क्रम के साथ, आपको ईयर के साथ बता दिया। इस चीज को नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 आपके पास है भाई, हाल ही में भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक कैग नियुक्त किया गया है। तो लेखा महानियंत्रक, अगर कैग की बात कर रहा है, अगर मैं बात करूं कैग की, तो कैग कौन से आर्टिकल में आता है भाई? आर्टिकल 148 से 151 तक, ठीक है, आर्टिकल 48 से 152 तक कैग का जिक्र है। वर्तमान में जो हमारे कैग नियुक्त किए गए हैं 28वें लेखा और महानियंत्रक परिषद, SS दुबे जी, SS दुबे जी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। परमेश्वर अय्यर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ऑप्शन ए। तो ये क्या है भाई? ये हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ, ठीक है, नीति आयोग के सीईओ, जो नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं नीति आयोग के, ये आपके परमेश्वरन अय्यर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन डी में। तो ये भी हाल ही में कुछ नियुक्त हुए हैं भाई। तो ये क्या नियुक्त हुए हैं भाई? ये हुए हैं 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, विधि आयोग के अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हुए हैं? ऋतुराज अवस्थी, SS दुबे जी हो जाएंगे आपके कैग, और परमेश्वर अय्यर हो जाएंगे नीति आयोग के सीईओ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन चीजों को हमेशा से नोट कर चलिएगा, करंट अफेयर में बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक 2023, ठीक है, भारत और किसके बीच हुआ भाई? उज्बेकिस्तान के बीच हुआ दस्तलिक 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास। कहां पर आयोजित हुआ था? पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार करके चलिएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ भाई? सॉरी, उज्बेकिस्तान के बीच यह हुआ था आपका दस्तलिक 2023 सैन्य अभ्यास था, पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे। दिल्ली में आयोजित पर्यटन शिखर सम्मेलन में उत्तराखंड के किस पर्वत श्रेणी को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला? ठीक है, तो बेस्ट डेस्टिनेशन माउंटेन अवार्ड, अगर आप ऑप्शन डी को देखेंगे, मुंशियारी, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मुंशियारी को मिला था भाई। दिल्ली में आयोजित पर्यटन शिखर सम्मेलन उत्तराखंड में पर्वत श्रेणी का बेस्ट माउंटेन अवार्ड मिला था मुंशियारी को। बात करें मुंशियारी का, तो इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? तिकसैन, ठीक है, तिकसैन। मैं हमेशा से बोलता हूं, एक चीज आपको बोलता हूं, देखिए कभी भी अगर आपको ये करंट अफेयर नहीं देगा ना, तो क्या देगा पता है आपको? इस चीज को ना थोड़ा सा आपको पैटर्न को पकड़ना होता है। कभी भी आप क्या इस चीज को रट कर जाएंगे। अब मैंने यहां पर मुंशियारी का नाम तिकसैन क्यों लिखाया? क्योंकि मुंशियारी हाल ही में चर्चा में रहा है। कभी भी ना आप रटने के पीछे मत भागिए, पैटर्न को समझिए, पैटर्न क्या कह रहा है। अब मुंशियारी चर्चाओं में रहा है,
जरूरी थोड़ी है यहां से क्वेश्चन दे देगा बेस्ट माउंटेन अवार्ड किसे मिला, मुंशियारी को मिला। हो सकता है मुंशियारी का पुराना नाम दे दे, हो सकता है मुंशियारी में स्थित कोई बुग्याल दे दे, कोई मंदिर दे दे। तो मुंशियारी से रिलेटेड जितने भी चीजें आपके करंट में चल रही होंगी वो सारी चीजों को आपको नोट कर चलना है। क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्था द्वारा जारी मानचित्र रिपोर्ट के अनुसार देश में भूस्खलन सर्वाधिक प्रभावित होने वाले जिलों में प्रथम स्थान पर किसे रखा गया है। तो हाल ही में क्या हुआ भाई, राष्ट्रीय सुदूरवेदी संस्थान द्वारा क्या किया गया, एक रिपोर्ट जारी की गई। उसमें बताया गया आपको कि आपके जो 147, अगर मैं बात करूं टोटल पूरे भारत में इन्होंने क्या करा, 147 जिलों का वो करा भाई, ठीक है, गिनती करी और यह बताया कि टोटल भारत में 147 जिले जो हैं संवेदनशील है भूकंप की दृष्टि से। तो इसमें रैंकिंग भी जारी की गई इनके द्वारा। सबसे ऊपर जो रखा गया रुद्रप्रयाग उत्तराखंड को, ठीक है, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड को ऑप्शन सी में रखा गया टॉप श्रेणी में। यहां पर जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के सभी 13 के 13 जिलों को रखा गया था भाई। 147 जिले टोटल थे, उत्तराखंड के सभी 47 जिलों को रखा गया था, लेकिन रुद्रप्रयाग को जो है प्रथम स्थान इसमें प्राप्त हुआ था। साथ ही साथ जो चमोली था आपका, चमोली को इसमें मिला था भाई चौथा अवार्ड, ठीक है, सॉरी चमोली को 19वां स्थान, चमोली को चौथा स्थान मिला था, ठीक है, चमोली को चौथा स्थान मिला था। तो चमोली का कौन सा स्थान था भाई, चमोली का था, सॉरी चमोली का नहीं, ठीक, चमोली का तो दूसरा स्थान, चमोली का 19वां स्थान था यार, ठीक है, चमोली का 19वां स्थान था। जो आपका दूसरा स्थान था वो किसका था, सेकंड स्थान था इसका टिहरी का, ठीक है, सेकंड स्थान था इसमें टिहरी का, दूसरा स्थान था भाई टिहरी का। जो प्रथम स्थान था आपका रुद्रप्रयाग का, टिहरी का दूसरा स्थान था, चमोली का 19वां स्थान था। इसके अलावा, ठीक है, फोर्थ नंबर पर आपको कोझिकोड दिख रहा होगा, ये केरला में पड़ता है। तो इसका स्थान कौन सा था भाई, इसका स्थान था चौथा, ठीक है, इसका स्थान था चौथा और आपको यहां पर ये नोट कर चलना है। इसके अलावा, ठीक है, चौथा स्थान था श्रीरूर का, ठीक है, चौथा स्थान था श्रीशूर का, सॉरी चौथा स्थान, और इसका स्थान था 10वां, ठीक है, इसका स्थान 10वां था। तो इस चीज को नोट कर चलिएगा। थोड़ा सा यहां पर ना रैंकिंग बहुत ज्यादा थी तो इसलिए कंफ्यूजन इसमें हो रहा है, बाकी अब ये सही है, ठीक है, ये सही हो चुका है। रुद्रप्रयाग को पहला स्थान, ठीक है, दूसरा स्थान किसको मिला था, उत्तराखंड का ही जनपद है टिहरी, चौथा स्थान मिला था कोझिकोड केरला को। उत्तराखंड के सभी जिलों को रखा गया था। जो उधम सिंह नगर है, ठीक है, उधम सिंह नगर और हरिद्वार यहां पर अंतिम पायदान पे थे उत्तराखंड के अंतर्गत। यानी आपको पता है उधम सिंह और हरिद्वार कहीं ना कहीं मैदानी जिले हैं भाई, बाकी जो आपके पहाड़ी जिले हैं चाहे रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली, ये सभी को अलग अलग स्थान दिया गया था। एक बार पढ़ लीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध समावेशी विकास से नहीं है। तो यहां पर बताना है नहीं है, कह रहा है किस योजना का संबंध समावेशी विकास से नहीं है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये कब की योजना है भाई, ये हो जाएगी 8 मई 2015 की, ठीक है, कब की योजना है, 8 मई 2015 को शुरू की गई प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गति शक्ति योजना, यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गति शक्ति योजना। यह समावेशी विकास में शामिल नहीं है। तो फिर यह योजना कब चालू हुई थी, यह योजना चालू हुई थी 15 अगस्त 2021 को, ठीक है, 15 अगस्त 2021 को। सभी योजनाएं इंपॉर्टेंट है, विद डेट पूछ सकता है आपसे, ईयर भी पूछ सकता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, सबसे पहले मोदी जी ने आते क्या करवाया भाई, सभी के अकाउंट खुलवाए। तो यह योजना बहुत ही फेमस है, 28 अगस्त 2014 की यह योजना है, ठीक है, 28 अगस्त 2014 को चालू हुई प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की अगर मैं बात करूं तो यह योजना हुई थी 9 मई 2015 को शुरू, ठीक है, 9 मई 2015 को शुरू होने वाली योजना कौन सी है भाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो सारी योजना इंपॉर्टेंट है। बाकी जो समावेशी विकास में शामिल है आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन 1975 से 22वें राज्य के रूप में भारत में सम्मिलित हुआ भाई। 1975 में 22वें राज्य के रूप में अगर मैं यहां पर बात करूं 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को भाई उत्तराखंड कौन सा राज्य बना था, 27वां राज्य बना था, ठीक है, बार बार बताया, बेसिक प्रश्न है, हाल ही के एग्जाम में आ चुका है। 1975 में 22वें राज्य के रूप में जो यहां पर गठित हुआ था, ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सिक्किम राज्य गठित हुआ था भाई। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी गोवा, गोवा को पुर्तगालियों से भारत सरकार ने किस ऑपरेशन के तहत हासिल किया भाई, ऑपरेशन विजय, ठीक है, किस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन विजय, ठीक है। जैसी ऑपरेशन पोलो हरिद्वार में चला था ना, सॉरी हरिद्वार कह रहा हूं, हैदराबाद में चला था, ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑपरेशन पोलो की डेट भी पूछी थी आपसे। तो ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों से गोवा को वापस छीना था, कब, 19 दिसंबर, ठीक है, 19 दिसंबर
1961 में ये पुर्तगालियों से वापस छीन लिया था भारतीय सेना ने गोवा को। ठीक है, इसके अलावा असम भाई, असम कब राज्य बना था पढ़ लीजिएगा। असम का पुराना नाम की बात करूं तो प्रयाग ज्योतिषपुर। ठीक है, प्रयाग ज्योतिषपुर इसका पुराना नाम हो जाएगा, प्रयाग। ठीक है, प्रयाग ज्योतिषपुर, प्रयाग ज्योतिषपुर, प्रयाग ज्योतिषपुर इसका पुराना नाम हो जाएगा। और इसकी राजधानी क्या थी? कामरूप। पूछा गया था एक बार, कामरूप किसकी राजधानी थी? तो कामरूप थी असम की पुरानी राजधानी। और इसका नाम क्या था भाई? प्रयाग ज्योतिषपुर इसका नाम था, कामरूप इसकी राजधानी थी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 आपके पास है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में कहां आयोजित किया गया? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। अगर मैं बात करूं प्रवासी भारतीय दिवस की, आपको पता है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है भाई? यह मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को, 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है अगर पूछेगा कभी, तो 2003 से मनाया जाता है भाई। 2003 में प्रथम बार मनाया गया था। यह आपका प्रथम बार लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे प्रथम बार। तो यहां पर क्या था भाई? प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बताया जाता है जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ठीक है, इसी दिन क्या हुआ था? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। और इसी दिन को क्या मनाते हैं भाई? 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ आप ये नोट करना है आपको, 2015 तक क्या था? ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था। ठीक है, 2015 तक क्या था? प्रत्येक वर्ष। ठीक है, लेकिन 2015 से क्या हुआ? हर 2 वर्ष बाद ये मनाया जाने लगा, हर दो वर्ष बाद। ठीक है, हर 2 वर्ष बाद मनाया जाने लगा 2015 के बाद से 15 तक। देखिए 2003 से लेकर 15 तक हर साल मनाया जाता था, लेकिन 2015 से भारत सरकार ने निर्णय लिया कि अब ये हर 2 वर्ष के बाद मनाया जाएगा। इस बार की थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, इस बार की थीम क्या थी भाई? अगर मैं बात करूं इस बार की थीम, तो इस बार की थीम अगर आपसे बात करूं, इस बार की थीम हो जाएगी अमृत काल में भारतीय की प्रगति के लिए विश्वसनीय। ठीक है, अमृत काल में, अमृत काल में, इस चीज को नोट करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमृत काल में भारतीय प्रगति के लिए। ठीक है, भारतीय प्रगति के लिए, अमृत काल में भारतीय प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। ठीक है, विश्वसनीय भागीदारी, विश्वसनीय भागीदारी। ठीक है, भागीदारी इस बार की थीम थी। और ये इस बार कहां पर मनाया गया? ये सब तो हमें पता लग गया अब क्या है। तो ये इस बार जो मनाया गया था आपका इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया था। ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में आपको पता लग गया है। 9 जनवरी 1915 से मनाया जाने लगा था, सॉरी 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ? गांधी बैक। ठीक है, गांधी इज बैक। उसके बाद क्या हुआ? 9 जनवरी 2003 को प्रथम बार मनाया गया, 2015 से हर 2 वर्ष के बाद मनाया जाने लगा। इस बार की जो थीम थी अमृत काल में भारतीय प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। ठीक है, तो इस चीज को नोट करिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर 90% से अधिक रही थी? अगर मैं बात करूं 2011 की जनगणना के अनुसार, आपको पता है सबसे ज्यादा अगर पूछेगा आपसे साक्षरता दर किसकी रही थी? ठीक है, यहां ज्यादा वाले लिख देते हैं भाई। ठीक है, यहां ज्यादा वाले लिख देंगे, यहां कम वाले लिख देंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा किसकी रही थी भाई? केरल की। आपको पता है केरल सबसे ज्यादा साक्षरता दर हर साल केरल में ही रहती है। तो केरल की जो साक्षरता दर रही थी 93.91 रही थी। ठीक है, अगर आप इसको नोट भी नहीं करेंगे परसेंटेज को, तो आपको यह पता होना चाहिए सबसे ज्यादा केरल में रही थी। उसके बाद रही थी आपकी लक्षद्वीप में। ठीक है, लक्षद्वीप में, ठीक है, लक्षद्वीप में रही थी कितनी? 92 ठीक है, लगभग 92% यहां पर जो आपकी साक्षरता दर रही थी। इसके बाद रही थी आपकी मिजोरम में। ठीक है, इसके बाद रही थी मिजोरम में, इसके बाद रही थी। और मिजोरम में कितनी प्रतिशत रही थी भाई? मिजोरम में रही थी लगभग 91%। ठीक है, मिजोरम में रही थी 91%। ये तो ज्यादा की होगी। अब कम की अगर बात करेगा तो सबसे कम कहां पर रही थी भाई? बिहार का सबसे बुरा हाल रहता है। ठीक है, बिहार का सबसे ज्यादा बुरा हाल था। बात करें बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? तो 63.82 जो थी बिहार की साक्षरता दर थी। इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश रहा भाई, अरुणाचल प्रदेश रहा। ठीक है, तो प्रदेश पूरा लिख लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश की कितनी रही थी? 66.95। ठीक है, 66.95 रही थी। और अंत में आपका रहा था, सॉरी तीसरे नंबर पर रहा था राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान की जो साक्षरता दर थी 67.06। अब ना ये लिखाने का तात्पर्य क्या है, आपको ये चीज समझनी होगी। आजकल आपने एग्जामिनर देखा है वो क्या करता है कि आपसे पहला दूसरा ना पूछकर तीसरा पूछ ले रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत
टॉप 5 तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। 3-3 मैंने लिखा दिए, होमवर्क है आपका, आप 4 और 5 को खुद से याद करिएगा, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें सबसे ज्यादा साक्षरता दर या 90% अधिक थी, तो गोवा की तो नहीं है भाई, क्योंकि टॉप 3 में गोवा है ही नहीं कहीं। त्रिपुरा भी नहीं है टॉप 3 में। मिजोरम है, बिल्कुल है भाई, मिजोरम तीसरे स्थान पर है, तो निम्नलिखित में से मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में बताया आपको तीसरे नंबर पर सबसे कम साक्षरता दर थी 67.06, तो इस चीज को नोट कर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। बरमूडा द्वीप कहां स्थित है? अब आपको बताना है बरमूडा द्वीप कहां पर स्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा द्वीप स्थित हो जाएगा। अगर आपने देखा होगा, यह आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, इस साइड से आपका दक्षिण अमेरिका शुरू हो जाता है, बीच में यहां पर क्यूबा जो देश पड़ते हैं यार, यहां पर हमने बोला वेस्ट इंडीज वगैरह, आप बोलते ना वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है भाई, आपने इतना क्रिकेट देखा, इतना सब कुछ देखा, वेस्ट इंडीज एक आइलैंड है जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में बसा हुआ है। इसी के पास एक देश पड़ता है बरमूडा, जिसका नाम है बरमूडा द्वीप से जाना जाता है, और यहां पर इसे कहां पर हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंतर्गत, ठीक है। ये यहां पर उत्तरी अटलांटिक महासागर है, आपने देखा है बरमूडा यहां पर ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो संसद को संबोधित करने का अधिकार किसको प्राप्त है भाई? यहां पर अगर ऑप्शन नहीं देखेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश को है क्या? बिल्कुल भी नहीं है भाई। भारतीय मुख्य न्यायाधीश का क्या काम होगा संसद में, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश अगर मैं बात करूं किस अनुच्छेद में आता है भाई, आर्टिकल 124 के 2 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा? मुख्य न्यायाधीश की। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 124 के 2 के तहत करेगा, ठीक है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, ये का आपको संसद में भाषण दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं दे सकते, हमने तो पढ़ा ही नहीं है कहीं, ठीक है। तो अगर बात करें वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो हाल ही के आपके एग्जाम में आ चुका है, आपके वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भाई? ये हो जाएंगे राजीव कुमार जी, ठीक है। राजीव कुमार जी आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। और चुनाव आयुक्त किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 324 में, ठीक है। निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद में है? 324 में। तो अनुच्छेद भी बता रहा हूं, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है ये भी बता रहा हूं। और अब यहां पर ऑप्शन सी आता है आपके पास, महान्यायवादी। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपने सुना है महान्यायवादी को क्या अधिकार होता है संसद में? वो क्या कर सकता है? किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है, परंतु वहां पर वोट नहीं कर सकता है, ठीक है। वोट कभी भी आ जाए तो वोट नहीं करेगा भाई ये, लेकिन महान्यायवादी क्या कर सकता है? संबोधित कर सकता है। और किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 76 में। वर्तमान अगर मैं बात करूं आपसे, हमारा महान्यायवादी कौन है भाई? महान्यायवादी हो जाएंगे आर वेंकट रमणी, ठीक है। आर वेंकट रमणी जी, ठीक है। आर वेंकट रमणी जी क्या हो जाएंगे? हमारे महान्यायवादी जी हो जाएंगे। इस चीज को पढ़ना है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश आया था, अभी कौन है हमारे? डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है। डी.वाई. ठीक है, चंद्रचूड़ जी क्या है हमारे भाई? मुख्य न्यायाधीश है। किस क्रम के? 50वें। या तो आपको ये याद रखना है ये किनके पुत्र हैं, ठीक है। डी.वाई. चंद्रचूड़ और वाई.वी. चंद्रचूड़ में हमेशा कंफ्यूजन होता है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? भी डी.वाई. चंद्रचूड़ है। जो इनके पिता थे वाई.वी. चंद्रचूड़, ठीक है। वाई.वी. चंद्रचूड़, ठीक है। चंद्रचूड़ इनके पिता थे। इनके बारे में क्या खासियत है बताया जाता है, ठीक है। बताया क्या? इतिहास में अगर आप देखेंगे सर्वाधिक लंबे समय तक अगर कोई जज रहा था चीफ जस्टिस, तो वाई.वी. चंद्रचूड़ थे। लगभग इनका जो कार्यकाल था 2696 दिन का कार्यकाल रहा था भाई इनका। अब आप देख लीजिएगा कितना लंबा समय इन्होंने कार्यकाल करा। अमूमन हमने देखा है जो चीफ जस्टिस होते हैं ज्यादा से ज्यादा कोई 1 साल रह जाता है, 6 महीने, 3 महीने, कुछ तो 2-2, 3-3 महीने रह जाते हैं, लेकिन इनका जो कार्यकाल था लगभग 2696 दिन, मतलब मोटा मोटा अगर हम देखें 6 से 7 साल तक इन्होंने जजमेंट जो चीफ जस्टिस के रूप में दी थी। तो कभी प्रश्न बन सकता है निम्नलिखित में से कौन सा जज है, चीफ जस्टिस है, जिसने सबसे लंबा कार्यकाल अपना पूरा किया? तो वाई.वी. चंद्रचूड़ है, क्योंकि इन्हीं के पुत्र अभी हाल ही में क्या बने हैं भाई? चीफ जस्टिस बने। ये भी अब अपना बहुत लंबा कार्यकाल करने वाले हैं, ठीक है। वर्तमान समय में अगर हम देखेंगे तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है भाई लगभग अभी ये अपने 250 दिन पूरे कर चुके हैं, 1 वर्ष इन्हें पूरा हो जाएगा। इसके बाद इनका कार्यकाल भी लगभग 2 वर्ष से अधिक रहने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 62 को देखेंगे। एनजीओ का शब्द है भाई, एनजीओ क्या होता है? आपने सुना होगा ना कि फलाना एनजीओ, ये एनजीओ। तो ये जो एनजीओ होते हैं ये होते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एनजीओ क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। किसी युद्ध में त्रावणकोर राज्य के मार्तंड वर्मा से डच पराजित हुए थे। तो किस युद्ध में त्रावणकोर के राज्य के मार्तंड वर्मा डच से पराजित हुए थे? तो ये जिस युद्ध में पराजित हुए थे उस युद्ध का नाम था कोलाचल युद्ध। ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, कोलाचल का युद्ध, ठीक है। मार्तंड वर्मा दक्षिण भारत के एक राजा थे भाई, ठीक है। मार्तंड वर्मा की अगर मैं बात करूं, ये कौन थे? मार्तंड वर्मा दक्षिण भारत के एक राजा थे। कहां के? दक्षिण भारत के राजा थे। इन्होंने क्या करा था 1741 में, ठीक है। 1741 में भाई कोलाचल का युद्ध हुआ था, ठीक है। कोलाचल का युद्ध हुआ था, उसमें इन्होंने क्या करा था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था भाई। डच
ईस्ट इंडियन कंपनी को हराया था। ठीक है, किसको हराया था भाई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। किसने? महाराजा मार्तंड वर्मा ने, और कोलाचल्ली के युद्ध में हराया था। क्वेश्चन नंबर 64 को देखेंगे, पूछा गया प्रश्न है आपका ये। ठीक है, यूपीएसएससी लेखपाल में पूछा था। अगला प्रश्न है आपके पास, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर निम्नलिखित में से किस दर्शन के संप्रदाय हैं? ठीक है, तो कुमारिल भट्ट और प्रभाकर निम्नलिखित में किस दर्शन के संप्रदाय हैं? तो ये हो जाएंगे भाई, आपने पढ़ा भी होगा, पूर्व मीमांसा धर्म के संप्रदाय। ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट है। ठीक है, बार बार रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, पहले भी बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ क्षेत्र में सांगो झील स्थित है? तो सांगो झील कहां पर स्थित है भाई? अगर आपने देखा होगा किस राज्य में सांगो झील है, अगर हम बात करें सांगो झील की, तो यहां पर हो जाएगी भाई सिक्किम में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सांगो झील कहां पर है? सिक्किम के अंदर है। इसके अलावा गुरुडुमेरो, ठीक है, गुरु, ठीक है, एक झील को लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट झील है, डोमगर। ठीक है, गुरुडोगमर झील, ये कहां पर स्थित है भाई? ये हो जाएगी आपकी, ये भी सिक्किम में स्थित है। ठीक है, ये वाली झील भी स्थित हो जाएगी सिक्किम में। इसके अलावा हिमाचल में गोविंद सागर झील। ठीक है, हिमाचल में कौन सी है? गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील कहां पर है आपकी? गोविंद सागर झील हो जाएगी हिमाचल में। रेणुका झील, रेणुका, ठीक है, रेणुका झील भी कहां पर है? आपकी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। उत्तराखंड की झील बताने की जरूरत तो नहीं है, क्या रट रहे हैं हम इतने सालों से? ताल बुग्याल यही तो रट रहे हैं। उत्तराखंड नैनीताल में को झील है, चमोली में झील है, तो उत्तराखंड की यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। भारत निम्नलिखित में से पहला राज्य कौन सा है जिसने 100% घरों में जल नल कनेक्शन दिया? ठीक है, नल से कनेक्शन। अगर बात करें 2019 में भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा था भाई, हर घर जल नल से योजना पहुंचाई जाएगी। पहले बताया गया था 2023 में इसको पूरा कर लिया जाएगा, वर्तमान में 2022 में पूरा कर लिया जाएगा। वर्तमान में इसका कोई स्टेटस अभी पता नहीं है। फिलहाल के लिए कुछ राज्य हैं जिन्होंने लक्ष्य प्राप्ति कर लिए। तो पहला राज्य जो बना था गोवा बना था 100%, जिसने क्या करा था? हर घर नल जो है लगवाने का कार्य पूर्ण किया था। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान, नाम से ही पता लग रहा है कहां पर स्थित हो जाएगा। ऑप्शन डी नई दिल्ली में स्थित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? अब यहां पर राष्ट्रपति शासन की आज थोड़ा सा बात करेंगे। कल भी आपको बताया था राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो राष्ट्रपति शासन जो लगता है किस अनुच्छेद के तहत लगता है भाई? अनुच्छेद 356 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन आपको पता है कि 356 के तहत लगता है जब कोई राज्य विफल हो जाए भाई, अपने जो तांत्रिक को चलाने में विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो सबसे ज्यादा बार प्रश्न आ जाए कहां पर लगा था? तो मणिपुर। ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इसमें लगभग 10 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। हाल ही में मणिपुर बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आपने सुना है ना आजकल जो मणिपुर में हिंसा चल रही है, आपने आए दिन अखबारों में सुना होगा। देखिए, अमूमन मैं यहां पर बसता हूं पॉलिटिकल किसी भी कंट्रोवर्सी को बोलने से आपको, लेकिन यहां पर जानकर हैरानी होगी। ठीक है, यहां पर मैं बात क्यों कर रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको यहीं पर बताऊंगा। जो हमारी देश की मीडिया है भाई, इस मीडिया का स्थान क्या आता है? 180 देशों में से मीडिया का स्थान क्या है? 161वां स्थान है भाई। कितना स्तर गिरा हुआ है हमारी मीडिया का आपको पता है? इस मीडिया के बारे में आपको क्या बताएं, इस मीडिया ने मणिपुर हिंसा पर एक भी टीवी डिबेट नहीं करी, जो कि होना जायज है भाई। आपको पता तो लगे एटलीस्ट की प्रो गवर्नमेंट फेवर है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इस गवर्नमेंट में ऐसा हो रहा है, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। पूर्व में हम देख चुके हैं जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी या फिर कोई और गवर्नमेंट थी, तो किस तरीके से वो मीडिया पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं। ये चीज जो है लोकतंत्र के लिए बहुत बुरी चीजें हैं। ना ही आपको कहीं पर मणिपुर वाली डिबेट मिलेगी। डिबेट किस चीज पर मिलेगी? पाकिस्तान पर मिलेगी डिबेट, या फिर अन्य जो सांप्रदायिक चीजें हैं इन पर आपको डिबेट मिलेगी। लेकिन जो काम की चीजें हैं, रोजगार हो गया, अभी यहां पर हाल ही में आजकल आपने देखा होगा ना पटवारी के रिजल्ट को लेकर राकेश कुमार जी ने इस्तीफा दिया। अब पटवारी का रिजल्ट अपने साथ ही वो लोग बता रहे हैं कि उन्होंने जब इस्तीफा देना था उसी दिन जारी करना था, लेकिन उसको टालकर उन्होंने बोला कि अगले दिन जारी कर देंगे, पर जारी नहीं हुआ। अब फिलहाल में क्या है, अब उस रिजल्ट का कोई पता ही नहीं है भाई कब जारी होगा। तो इन चीजों पर सरकार को या फिर मीडिया को आवाजें उठानी चाहिए, जो कि इस समय नहीं हो रहा है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं मणिपुर के बारे में। ठीक है, तो मणिपुर में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। एक यहां पर क्वेश्चन हो गया। अब राष्ट्रपति शासन जब लगता है ना, तो राष्ट्रपति शासन आपको पता है पहले में कितना लगता है? शुरुआत जब करती है सरकार,
शुरू में क्या लगता है, 2 माह का लगता है भाई, शुरू में 2 माह का लगता है। फिर क्या होता है, संसद में इसको अनुमोदन करना होता है, 6-6 माह कर इसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, 6-6 माह कर इसको बढ़ाया जाता है। कल ही आपको बताया है। अधिकतम कितने वर्ष के लिए लग सकता है, 3 वर्ष के लिए अधिकतम लग सकता है। और यह राष्ट्रपति शासन जो है साधारण बहुमत से अनुमोदन कर संसद में बढ़ाया जा सकता है। कैसे, 6-6 माह कर राष्ट्रपति चाहे तो कभी भी वो जो है राष्ट्रपति शासन को वापस ले सकता है बिना संसद की मंजूरी के। मान लीजिए कहीं राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो राष्ट्रपति का मन है भाई कि हटा दो राष्ट्रपति शासन और चुनाव करवाओ, या जो भी उन्होंने आदेश दिया है उस आदेश को तुरंत रूप से लागू किया जाएगा विदाउट संसद की मंजूरी। अगर संसद चाहे तो उसे बढ़ा सकती है भाई। संसद कैसे करेगी, संसद अनुमोदन करेगी, संसद की बैठक होगी, वहां पर सामान्य बहुमत से, इस चीज को नोट करिएगा, कभी भी प्रश्न बन जाए राष्ट्रपति शासन को किस तरीके से पारित किया जा सकता है, सामान्य बहुमत से, पूर्ण बहुमत से, 2/3, तो ये चीजें ना बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है जहां पर वो फंसाता है, इस चीज को नोट कर चलिएगा। साथ ही साथ यहां पर आपको बता दूं सबसे पहली बार कहां लगा था भाई, पहली बार लगा था पंजाब में। ठीक है, पहली बार कहां पर लगा था, पंजाब में। और सर्वाधिक समय तक, ठीक है, सर्वाधिक समय तक कहां पर लगा है अब तक, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो 3 अलग अलग क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा बार पूछेगा कहां पर लगा है, 10 बार लगा है मणिपुर में। इसके अलावा सर्वाधिक कहां पर समय तक, सर्वाधिक समय तक, ठीक है, सर्वाधिक समय तक लगा है जम्मू एंड कश्मीर में। पहली बार कहां पे लगा था, पंजाब में लगा था। तो अब यहां पर मणिपुर में 10 बार लगा है। इसके अलावा आपको जानना होगा कि इसके अलावा जो आपका ऑप्शन है, कर्नाटका में कितनी बार लगा है भाई, 6 बार लगा है। ठीक है, कर्नाटका में अब तक 6 बार लगा है। दूसरे नंबर पर किसका स्थान है, ठीक है, तो पंजाब में अब तक कितनी बार लगा है भाई, 9 बार लगा है। ठीक है, पंजाब में कितनी बार लगा है, 9 बार पंजाब में लग चुका है। इसके अलावा यूपी में भी कितनी बार लगा है, 10 बार। ठीक है, तो यूपी में भी 10 बार लगा हुआ है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो इस चीज को नोट करिएगा, यूपी में कितनी बार लगा है, 10 बार लगा है, और मणिपुर में भी 10 बार लगा हुआ है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, इस चीज को नोट कर चलेंगे। उत्तराखंड में भी लगा था भाई, मात्र 46 दिन का, बार बार बताता हूं, 27 मार्च को लगा था, 46 दिन का, हरीश रावत की सरकार में। ये तो आपने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69 को देखेंगे। भारत में राष्ट्रपति द्वारा जिन श्रेणियों के अंतर्गत संसद सदस्यों को नामित किया जाता है, उनमें से निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नहीं है, तो नहीं है आगे स्टार करिए भाई। ठीक है, अब आपको बताना है राष्ट्रपति, आपको पता है राष्ट्रपति क्या करता है भाई, राष्ट्रपति आपको पता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है अपनी मर्जी से। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अपने भाई अपने रिश्तेदारों को कर दिया या किसी और को कर दिया, इसके भी कुछ नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है, अलग अलग फील्ड से, चाहे कला हो, कला से तो करता ही करता है भाई, विज्ञान से भी करता है, ठीक है, साहित्य से भी करता है, परंतु ऑप्शन डी यहां पर गलत हो जाएगा, राज्य सेवा से नहीं करता है। ठीक है, राज्य सेवा से नहीं करता है भाई। राष्ट्रपति जी जो है कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं अपनी तरफ से, तो कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। हाल ही में आपने देखा है, ठीक है, पीटी उषा को भी मनोनीत किया गया है। वो किससे आती हैं, खेल से, तो खेल से भी मनोनीत किया जाता है भाई। ठीक है, खेल के अलावा इतिहास से, ठीक है, इतिहासकार, ठीक है, इतिहासकार, या फिर मेडिकल क्षेत्र से, ठीक है, मेडिकल क्षेत्र से भी करती है सरकार, या फिर इसके अलावा किस किस क्षेत्र से करती है भाई, खेल से हो गया, समाज सेवा से, ठीक है, समाज सेवा से भी मनोनीत करती है। तो कभी भी प्रश्न बन सकता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कोई नृत्य गाता हो भाई, नृत्य करता हो, या फिर कोई डांसर हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई अभिनेता हो, ठीक है, अभिनेता या फिर कोई शिक्षक हो, पूर्व शिक्षक, उसको भी ये नियुक्त करते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। निम्न में से किस देश में 1950 के दशक में सामाजिक बाजार अर्थव्यवस्था का विचार सामने आया, तो निम्नलिखित में से किस देश में 1950 में सामाजिक बाजार अर्थव्यवस्था का विचार सामने आया। जो अर्थव्यवस्था का जो सामाजिक विचार था सबसे पहले सामने आया था ऑप्शन बी, जर्मनी में। ठीक है, तो जर्मनी में आया था सामने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार शायद मेरे ख्याल से यूपी या फिर हरियाणा में पूछा गया था। ठीक है, हरियाणा और यूपी में, मैं देख रहा था हरियाणा और यूपी में। तो मैंने आपको जितनी बार कहा, देखिए बार बार कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की अलग ही इंपॉर्टेंस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को क्या होता है, आपको पढ़कर जाना होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में हमने अक्सर देखा है कि फंस जाता है आदमी सोचता है तो बेसिक प्रश्न मुझे आता होगा, लेकिन यहीं पर वो थोड़ा सा उलझ जाते हैं। इन चीजों को आपको आना चाहिए। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रह के ज्ञात उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है, तो किस ग्रह के, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है। ठीक है, यहां पर होना था कि किस ग्रह से के पास, यहां पर होना चाहिए था कृत्रिम। ठीक है, एक मिनट में क्वेश्चन पढ़ के बता दूं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है भाई, इस चीज को यहां पर आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन जो है आपका हल्का सा मिसप्रिंट हुआ है, इस चीज को मैं पढ़कर बता दूं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, बने रहिएगा।
कौन सा प्रश्न है? 71 है ना, ठीक है। 71 प्रश्न है आपका, किस ग्रह में प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक ग्रहों की संख्या सर्वाधिक है। तो यहां पर हमें बताना था किस ग्रह में प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक था भाई, प्राकृतिक किस ग्रह में प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है। तो ऑप्शन ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह में क्या है? प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा है। बात करें बृहस्पति की तो सबसे बड़ा ग्रह है भाई, सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है भाई? सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? बृहस्पति हो जाएगा। यहां पर अगर मैं बृहस्पति की बात करूं तो इसका जो उपग्रह है, ठीक है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा, लिखेगा नोट कर कर, ठीक है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो जाएगा? गयानिमिड, ठीक है, गयानिमिड, गयानिमिड इसका क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है, इस चीज को नोट करके लिखिएगा। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो जाएगा? गयानिमिड, किसका? बृहस्पति का हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किस रंग का है ये, तो पीले रंग का इसको बताया जाता है, ठीक है, पीले रंग का ये हो जाएगा गयानिमिड, जो कि बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, शनि, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, सौरमंडल का आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा आपका शनि। इसके अलावा शनि के दो उपग्रह हैं भाई, शनि का जो उपग्रह है टाइटन, इसका उपग्रह हो जाएगा, ठीक है, टाइटन, टाइटन किसका उपग्रह है भाई? शनि का हो जाएगा उपग्रह टाइटन, ठीक है। मंगल ग्रह आपका ऑप्शन डी है, मंगल ग्रह, लाल ग्रह किसकी संज्ञा किसको दी जाती है? लाल ग्रह की, ठीक है, लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है मंगल को। और मंगल के दो उपग्रह नोट कर लिख सकते हैं, फोबोस और दिबोस, ठीक है, फोबोस, फोबोस और दिबोस, ठीक है, फोबोस और दिबोस, ये इसके दो उपग्रह हो जाएंगे। फोबोस और दिबोस किसके दो उपग्रह हैं? मंगल के दो उपग्रह हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। पृथ्वी वह सूर्य के निकटतम दूरी वाली स्थिति को कहते हैं, जो पृथ्वी और सूर्य की, ठीक है, ये पृथ्वी है आपकी, यहां से सूर्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब सूर्य, आपको पता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है भाई पृथ्वी, तो पृथ्वी क्या होती है? जब सूर्य के सन्निकट दूरी पर आ जाती है, इस घटना को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन बनता है, यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इस घटना को कहा जाता है उपसौर। क्या कहा जाता है भाई? जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी वाली स्थिति को कहते हैं उपसौर कहते हैं। यह कब घटित होता है उपसौर? आपको याद करना है, उपसौर होता है 3 जनवरी को, ठीक है, 3 जनवरी को, 3 जनवरी को क्या होता है भाई? उपसौर होता है। अब इस चीज को कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखना है आपको? 3, ठीक है, 3 आपको याद हो गया। इसके अलावा उपसौर, ठीक है, उपसौर, उपसौर, अगर हम उपसौर लिखेंगे तो उप के ऊपर मात्रा मत लगाना, याद हो गया 3। अब 3 याद हो गया तो 3 के पीछे जनवरी तो याद होता ही है सबको, ठीक है। तो 3 जनवरी को घटित होने वाली घटना कौन सी हो जाएगी? उपसौर हो जाएगी। इस दिन क्या होता है? पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी वाली स्थिति पर होता है। इसके अलावा अपसौर भी होता है भाई। तो अपसौर कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। कब? 4 जुलाई को, ठीक है, 4 जुलाई को अपसौर होता है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, तो अपसौर की घटना होती है, ठीक है। इस चीज को नोट कर चलेगा, कंफ्यूजन यहीं पर होता है। अगर ये चीज याद हो जाए, उपसौर याद हो जाए, उप का 3 पकड़ना है आपको, ठीक है, 3 की तरह बन रहा है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना है, ये चीज नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा प्रथम बार खोजा गया अशोक का स्तंभ है? तो प्रथम बार खोजा गया स्तंभ अशोक का कौन सा है भाई? अशोक के स्तंभ हो गए, शिलालेख हो गए, ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना इन चीजों को। तो प्रथम बार जो खोजा गया था दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में हमें जानकारी क्या मिलती है? शुरुआत में कहां पर था भाई? मेरठ में था, ठीक है, शुरुआत में मेरठ था। बाद में इसे क्या होता है? मेरठ से कहां ले जाते हैं? मेरठ में स्थित था स्तंभ लेख, फिरोज शाह द्वारा इसे दिल्ली लाया जाता है, ठीक है, फिरोज शाह द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज, ठीक है, इस चीज को लिखिएगा, कभी भी प्रश्न बन सकता है कि अशोक का स्तंभ लेख मेरठ वाला दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह, ठीक है, फिरोज शाह क्या करा था? दिल्ली लाया इसको, ठीक है, दिल्ली लाया। तो इसीलिए से बोला जाता है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। क्यों बोला जाता है? क्योंकि शुरुआत में मेरठ में था, बाद में क्या होता है? फिरोज शाह के द्वारा इसे दिल्ली लाया जाता है। अब यहां पर बात करेंगे अशोक के शिलालेखों या स्तंभ लेखों की। तो अशोक के जो शिलालेख थे, सर्वप्रथम इनकी खोज कब हुई थी भाई? 1750 में, ठीक है, 1750 में क्या हुआ था? अशोक के शिलालेखों की खोज कब हुई थी? प्रश्न बना था एक बार, ठीक है। तो 1750 में क्या हुआ था? अशोक के शिलालेखों की खोज हुई थी। कब? 1750 में। और इनको पढ़ा कब गया था भाई? इनको जो पढ़ा गया था 1837 में, ठीक है, 1837 में इनको पढ़ा गया था। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। किसके द्वारा पढ़ा गया था भाई? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, ठीक है, प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था 1837 में। 1870 में पादरी, ठीक है, पेंथलर के द्वारा खोज की गई थी, ठीक है, पेंथलर के द्वारा,
फेनकेलर के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1750 में। पढ़े किसके द्वारा गए थे? जेम्स प्रिंसेस के द्वारा पढ़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 74 को देखेंगे। 74 क्वेश्चन आपके पास है, अपर्दन का सामान्य चक्र किससे संबंधित है? अपर्दन का जो सामान्य चक्र है भाई किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन बना था आपके एग्जाम में। अपर्दन का जो सामान्य चक्र है नदी अपर्दन से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट है। ठीक है, नदी अपर्दन से संबंधित हो जाएगा अपर्दन का सामान्य चक्र। बात करें अपर्दन का सामान्य चक्र, यह अपर्दन का जो सामान्य चक्र है इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई? डेविस WM के द्वारा। ठीक है, डेविस, ठीक है, किसके द्वारा दी गई भाई? डेविस WM के द्वारा इसकी जो अवधारणा दी गई, इस चीज को नोट करके लिख सकते हैं। सामान्य चक्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? डेविस WM के द्वारा दी गई। जो डेविस WM ने क्या दिया था? सामान्य चक्र की अवधारणा अपर्दन के। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है भाई कि जो तटीय अपर्दन है या फिर अलग चीजें हैं, ठीक है, तटीय चक्र को, ठीक है, तटीय चक्र आ सकता है कभी भी लहर से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, तटीय चक्र किससे संबंधित हो जाएगा? लहर से संबंधित हो जाएगा। इसके अलावा आपका वाताज होता है। ठीक है, वाताज किससे हो जाएगा भाई? वातज, ठीक है, वातज नाम से ही लग रहा होगा, वायु, ठीक है, वायु से संबंधित हो जाएगा। वातज जो चक्र है, ठीक है, वातज जो चक्र हो जाएगा किससे संबंधित हो जाएगा? वायु से संबंधित हो जाएगा। इसके अलावा एक और आता है आपके पास काष्ठ चक्र। ठीक है, काष्ठ चक्र, काष्ठ चक्र, ठीक है, काष्ठ चक्र किससे संबंधित है? भूमि जल से। ठीक है, भूमि जल से, भूजल से। ठीक है, भूजल कर दीजिएगा इसको। काष्ठ चक्र जो आपका संबंधित है भूजल से संबंधित हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। सानिया मिर्जा ने कितनी बार ग्रैंड स्लैम विजेता रह चुकी हैं? तो सानिया मिर्जा की अगर हम बात करें तो भारत की बहुत बड़ी टेनिस प्लेयर है भाई, हाल ही में। ठीक है, तो सानिया मिर्जा ने तो संन्यास ले लिया। कर पाकिस्तानी, पता नहीं अब इंडिया में आदमियों की कमी थी या फिर क्या मन रहा होगा, शोएब मलिक से शादी करने गई। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था भाई? 6 बार क्या जीता था इन्होंने? ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, तो इसमें से 3 बार तो ये जीता इन्होंने महिलाओं के साथ। ठीक है, जो मतलब अपनी जोड़ीदार के साथ 3 बार जीता है मिक्स डबल्स। ठीक है, मिक्स डबल्स क्या होता है? एक महिला पार्टनर होता है और एक फीमेल पार्टनर, एक मेल होता है, एक फीमेल पार्टनर होता है। ठीक है, सर्वप्रथम महेश भूपति के साथ इन्होंने जीता था। अब तक 2 बार महेश भूपति के साथ जीत चुकी हैं। आखिरी बार इन्होंने जीता था 2015 में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए बता दिया। थोड़ा सा कहीं क्वेश्चन बना हुआ था, एसएससी में क्वेश्चन बना हुआ था। एसएससी आपको पता है ऐसी टाइप के उल्टे सीधे क्वेश्चन दे देता है भाई। सीजीएल के क्वेश्चनों के अगर आप जीएस देखोगे ना, आपके उत्तराखंड या फिर कहीं पर ऐसी जीएस नहीं आती है। सीजीएल में भले ही वो पूछता है, स्टैटिक है, कुछ ज्यादा टफ नहीं पूछता है, लेकिन वो ऐसा पूछेगा कि आपने सोची भी नहीं होगी। अब किसी को पता है सानिया मिर्जा कितनी बार जीती है? यही नहीं पता लोगों को, कहां जीती है, कितनी बार जीती है, कब संन्यास दिया। तो सानिया मिर्जा जीती है 6 बार। हाल ही में चर्चा में कौन रहे भाई? हाल ही में जो चर्चा में रहे हैं नोवाक जोकोविक। ठीक है, नोवाक जोकोविच। ठीक है, जोकोविच जो चर्चा में रहे हैं, क्यों रहे हैं भाई? इन्होंने क्या करा? हाल ही में फ्रेंच ओपन जीते हैं। ठीक है, फ्रेंच ओपन जीते हैं हाल ही में। ठीक है, और क्या जीते हैं भाई? फ्रेंच ओपन जीते हैं और 23, ठीक है, टोटल 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले एकमात्र पुरुष वे हो गए हैं कि जिन्होंने सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो कल परसों में ही जीते हैं, इस चीज को नोट करके लिखेगा, ग्रैंड स्लैम। ठीक है, नोवाक जोकोविक ने क्या करा है? फ्रेंच ओपन जीता है टोटल। अब इन्होंने जीत लिए हैं 23। इन्होंने क्या करा? 22। ठीक है, इससे पहले इनके भी 22 थे। और राफेल नडाल, ठीक है, राफेल नडाल के भी 22 हैं। इनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है किसने? नोवाक जोकोविक ने, टोटल 23 ग्रैंड स्लैम जीतकर। इस चीज को नोट कर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन बनी? तो संतोष ट्रॉफी 2023 कर्नाटक के द्वारा जीती गई भाई। कर्नाटक ने इतिहास रचा है इसमें संतोष ट्रॉफी में। ठीक है, कर्नाटक ने क्या करा था भाई? 54 साल बाद, ठीक है, 54 साल बाद मेघालय को हराकर, ठीक है, 54 साल बाद मेघालय को हराकर ये ट्रॉफी पर कब्जा किया था। बात करें संतोष ट्रॉफी, तो संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? कल ही बताया था, फुटबॉल से संबंधित हो जाएगी। ये क्या अक्सर क्या होता है, संतोष ट्रॉफी जो होती है फुटबॉल में, यानी क्रिकेट में आपने रणजी ट्रॉफी देखी है, तो फुटबॉल में क्या हो जाएगी? आपकी संतोष ट्रॉफी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 78 को 77 देखेंगे। वेनसांग ने उत्तराखंड में कितने बौद्ध विहारों का उल्लेख किया? वेनसांग आपको पता है उत्तराखंड आया था भाई, मैंने आपको बताया काशीपुर का पहुंचा था 636 ईस्वी में काशीपुर पहुंचा था। एक बार प्रश्न बना था, फिर भी इस चीज को क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आयोग ने इसका आंसर यही माना था, लेकिन आपको क्रॉस चेक करना है। शायद मेरे ख्याल से वो आंसर की मैंने दोबारा नहीं देखी, हो सकता है डिलीट कर दिया हो, क्योंकि आयोग की प्रकृति रही है भाई, ऑथेंटिक कहीं भी नहीं मिलता है। 636 ईस्वी का इतिहास है तो शायद उतना ऑथेंटिक नहीं रहता है, लेकिन काशीपुर में 636 ईस्वी में वेनसांग आया था। और वेनसांग जो था आपको पता है हर्ष के दरबार में आया था भारत में। इसके अलावा वेनसांग ने उत्तराखंड में कितने बौद्ध विहारों का उल्लेख किया, यह आपको बताना था। तो इसने किया था भाई 5 बौद्ध
का उल्लेख। ठीक है, इस समय ये पौरव वंश के समय भी आया था, पर्वताकार वंश इसने कहा क्योंकि पहाड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ था। तो इसने क्या बोला, पौरव वंश को पर्वताकार वंश नाम किसने दिया, भेनसांग ने दिया। इसी ने वहां पर क्या बोला, इस चीज को पोयोमोगिलुकी। ठीक है, ये चीज आप लिख लीजिएगा। अब मेरे तो कुछ समझ से ही बाहर है भाई पढ़ने वाली चीज। ठीक है, पोलो, ठीक है, पोलो, ये इसने बोला था संबोधित करके। ठीक है, पोलो की मो पोलो, ठीक है, की मो पोलो की मो पूलो। ठीक है, ये इसने संबोधित करा था पौरव वंश को। ठीक है, पर्वताकार वंश को इसने कहा था। ठीक है, भेनसांग के द्वारा पर्वताकार वंश या पौरव वंश को कहा गया पोलो की मो पूलो, और इसने पर्वताकार भी कहा क्योंकि पर्वतों से वो घिरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है, गांधी जी ने कब गढ़वाल पर व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध को हटा दिया था। हटा दिया था पूछ रहा है आपसे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हटा दिया था। ठीक है, और कब लगाया था भाई, कब लगाया, कब लगाया। ठीक है, लगाया भी तो था, और क्यों लगाया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर आपको पता है गांधी जी के कानों में एक बात गूंज चुकी थी, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन जोरों पर है। तो डोला पालकी आंदोलन के कारण गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी से आहत हुए थे डोला पालकी आंदोलन से। आपको बताना है डोला पालकी आंदोलन का प्रवर्तक कौन है, पढ़ा चुका हूं बार बार। लेकिन यहां पर क्या हुआ, डोला पालकी आंदोलन को लेकर जब गांधी जी से शिकायत की जाती है तो इन्होंने गढ़वाल पर क्या करा, व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रतिबंध लगा दिया था। यह प्रतिबंध इन्होंने कब लगाया था, 25 जनवरी 1941 को। ठीक है, 25 जनवरी 1941 को लगा दिया था। बाद में यहां पर मीटिंग होती है इनके द्वारा। ठीक है, कब इनके द्वारा मीटिंग होती है यहीं पर। इसके बाद क्या कराया जाता है, मीटिंग के बाद इस चीज को क्या करा जाता है, 23 फरवरी 1941 को हटा दिया जाता है गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी ने 23 फरवरी 1941 को क्या करा भाई, गढ़वाल क्षेत्र से जो व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध लगाया था उसको हटा दिया। लगाया कब था, 25 जनवरी 1941 को लगाया था। साथ ही साथ क्यों लगाया था, डोला पालकी आंदोलन के कारण लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 80 को देखेंगे, गांधी जी ने कब गढ़वाल व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, तो ये तो अभी बता दिया है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर 10 वर्ष माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 किस वर्ष लॉन्च किया गया। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का क्या है भाई, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, एमएस, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक पॉल एलन और क्या कौन हो जाएंगे, बिल गेट्स हो जाएंगे। इन्होंने क्या करा था, विंडोज 10 लॉन्च की थी। तो 2015 में इनके द्वारा विंडोज 10 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो विंडोज 10 आजकल आप चलाते हैं, पहले एक्सपी चलाते थे, वो भी माइक्रोसॉफ्ट की थी। उसके बाद विंडोज 7 आया, वो भी माइक्रोसॉफ्ट की थी। उसके बाद आपके विंडोज 11 आ चुका है, 10 आ चुका है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट की है। और जो 10 है ये आपकी कब की हो जाएगी, 2015 की हो जाएगी। इसके अलावा हाल ही में चर्चा में क्या रहा भाई, हाल ही में फरवरी, ठीक है, फरवरी 2023 में क्या करा, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ठीक है, IE इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इस चीज को बैन कर दिया भाई, इस चीज को बंद कर दिया इंटरनेट एक्सप्लोरर को। क्यों करा, पता नहीं क्यों करा, यही जानते हैं। फरवरी 2023 में, सॉरी 25 लिख दिया यहां पर, फरवरी 2023 में इसको बंद कर दिया। तो ये चालू कब हुआ था, ठीक है, 1995 में चालू हुआ था। ठीक है, 1995 में शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन बन सकता है इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, कब इसको बंद किया गया, कब इसको शुरू किया गया, किसके द्वारा। तो 1995 में इसको शुरू किया गया। लगभग 27 वर्ष बाद क्या करा, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बंद करने का निर्णय लिया। अब यही जाने क्यों निर्णय लिया गया। क्वेश्चन नंबर 82, लखनऊ में 1857 की स्वतंत्रता के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ में आपको पता है भाई, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी, आपको पता है। ये शुरुआत जो हुई थी कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति से हुई थी भाई। तो यहीं पर क्या होता है, आपको बताना है कि 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ, ठीक है, तो लखनऊ से आपको एक चीज याद रखनी है। ठीक है, लखनऊ से एक चीज याद रखनी है, लखनऊ से एक चीज याद रखनी है। लखनऊ में कौन रहती है भाई, बेगम रहती है। ठीक है, लखनऊ नवाबों का शहर है, नवाब रहते हैं, नवाबों के पास क्या होती है, बेगम होती है। ठीक है, नवाबों के पास क्या होती है, बेगम होती है। ठीक है, तो हजरत महल, ठीक है, हजरत महल, बेगम हजरत महल कहां से नेतृत्व किया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नवाब, जो नवाब होते हैं उनकी बेगम होती है हजरत महल, इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 में। कहां से, ठीक है, तो लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व किया था। इसका बाद है ऑप्शन सी, आपको दिख रहा होगा नाना साहिब। तो नाना साहिब की अगर मैं बात करूं, नाना साहिब ने कहां से किया था भाई, ऑप्शन सी, नाना साहिब ने कानपुर से किया था। ठीक है, कानपुर से किया था इन्होंने नेतृत्व। ठीक है, कैंपबेल इस समय कमिश्नर थे भाई, कैंपबेल
ठीक है, ये भी पूछ सकता है। और हजरत महल के टाइम पर भी कौन थे? कैंपबेल। ठीक है, कैंपबेल इसके समय जो गवर्नर थे, ठीक है, गवर्नर या कमिश्नर जो भी होता था उस समय, वो ये इस समय हुआ करते थे। ठीक है, तात्या टोपे इनका जो असली नाम है भाई, तात्या टोपे का असली नाम आपसे पूछा जाता है, एक बार पूछा था, रामचंद्र पांडुरंगा। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंगा। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंगा इनका असली नाम हो जाएगा तात्या टोपे का। ये पूछा गया प्रश्न है इसीलिए लिखाया। क्वेश्चन नंबर 83, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है आपको बताना है। यहां पर जो गोपाल हरि देशमुख जी हैं, इन्हें लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी दिख रहा होगा, तिलक। ठीक है, तो तिलक को किस नाम से जाना जाता है भाई? तिलक को जाना जाता है लोकमान्य तिलक। ठीक है, लोकमान्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, लोकमान्य नाम से किसे जाना जाता है? इनको कहा जाता था लोकमान्य तिलक कहा जाता था, इस नाम से इन्हें जाना जाता है। ये उपाधि इन्हें 1916 में, ठीक है, कब दी गई? 1916 में होम रूल आंदोलन के दौरान। ठीक है, होम रूल आंदोलन के दौरान इन्हें दी गई थी 1916 में। अब होम रूल का भी एक कंफ्यूजन है, कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर करता हूं। हमें अगर भारत में देखते हैं तो होम रूल कब आया था भाई? भारत में होम रूल आया था 1916 में, लेकिन हमने उत्तराखंड में कब पढ़ा है? 1914, जिसको आयोग करेक्ट मानता है। तो कभी भी उत्तराखंड में होम रूल लीग आ जाए 1914 और पूछेगा कि भारत में कब आया था होम रूल लीग? 1916 में आया था। ठीक है, जो एमजी रनाडे थे भाई, महादेव रनाडे। ठीक है, एमजी रनाडे आपने सुना होगा, महादेव रनाडे, महाराष्ट्र का सुकरात। ठीक है, महाराष्ट्र के सुकरात इनको कहा जाता था, महाराष्ट्र का सुकरात। तो इस चीज को नोट कर लिख सकते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता था? एमजी रनाडे को। क्वेश्चन नंबर 84, प्राचीन नगर में जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, ठीक है, प्राचीन नगर में जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है वो हो जाएगा आपका माध्यमिक नगरी। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। दोनों में उल्लेखित है माध्यमिक नगरी, महाभारत और महाभाष्य में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद भी है भाई जिसके द्वारा क्या होता है? राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए किसी भी विधेयक को भेज सकता है। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 200 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 200 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति किसी भी, ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी भी विधेयक को भेज सकता है। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो भाई ये आपको बताना है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? नहीं है, आया है ना। तो जोतों के आकार में कमी, तो जोतों की आकार में कमी है, बिल्कुल है भाई। कार्यकारी जनसंख्या में आकार में वृद्धि, ये गलत हो जाएगा यहां पर। ठीक है, कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि इसका आंसर नहीं होगा, ये नहीं माना जाता है। किसमें? अर्थव्यवस्था की जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिकूल प्रभाव में नहीं माना जाता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 87, 1944 में गांधीवादी योजना का प्रतिपादित किया था। तो गांधीवादी योजना कब की है? 1944 की है। किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? प्रश्न बना था एक बार, यह प्रतिपादित की गई थी श्रीमन नारायण अग्रवाल जी के द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो श्रीमन नारायण जी के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय योजना का मसौदा तैयार किसने किया था भाई? सर्वोदय योजना, ठीक है, सर्वोदय योजना का मसौदा तैयार, ठीक है, सर्वोदय योजना का मसौदा तैयार किसने करा था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। ठीक है, एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है आधुनिक कंप्यूटर का जनक। लेकिन कंप्यूटर का जनक कौन हो जाएगा? ठीक है, फिर कंप्यूटर का जनक कौन है? ठीक है, कंप्यूटर का जनक हो जाएगा आपका चार्ल्स बेबेज। तो दोनों ही क्वेश्चन अलग है। आधुनिक कंप्यूटर का पूछ रहा है, क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ा कीजिए। चार्ल्स बेबेज ऑप्शन ए में दे देगा, यहां तो आपको डी में दिया है, सोचने का टाइम मिल गया होगा कि ऊपर से नीचे आएंगे। फिर भी अगर नहीं पढ़ा होगा जिसने तो तुक्का मारेगा। ऐसे क्वेश्चनों में ना हमेशा तुक्के मारने से बचिए। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते ना, आप लोग क्या सोचते हैं कि 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा, 100 में से क्या हो जाएगा? 70 सही हो जाएंगे, 30 गलत होंगे। अगर आप 100 में से 70 अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि 70 अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, आप 65 अटेम्प्ट कर रहे हो और आपको लगता है पेपर टफ है, तो रुक
जाइए भाई, आगे बढ़ेंगे सिर्फ 10 क्वेश्चनों पे, मात्र 85 अटेम्प्ट करिए। 85 में से आपके गलत अगर मान लीजिए 10 भी होते हैं तब भी आपके 75 सही होंगे, ठीक है, 75 भी सही होंगे। मान लीजिए आपके 15 गलत हैं, लेकिन वैसे तो मेरा मानना है डबल डिजिट, ठीक है, कभी और समझाऊंगा इस चीज को, ठीक है। तो ये वाले सेशन कभी और लाएंगे भाई, इस चीज को क्लास में नहीं बताएंगे, ठीक है, कभी और बताएंगे इस चीज को। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किस जिले में काली नदी पर प्रस्तावित 110 मीटर सापन डंबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास किया है? तो काली नदी पर, पहले ही आपने ये चीज पकड़ ली है, काली नदी पर किया है। क्या काली नदी अल्मोड़ा में बहती है? नहीं बहती है। तो काली नदी अल्मोड़ा में नहीं बहती, अल्मोड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहां पर हो जाएगा चंपावत, ठीक है, चंपावत, चंपावत में भी नहीं किया गया है। नैनीताल में काली नदी तो है ही नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर इनमें से कोई नहीं, तो कौन से जिले पर किया गया है भाई? पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़ में किया गया है धामी के द्वारा 110 मीटर का जो हाल ही में ये पुल निर्माण है। बताया जा रहा है इससे दोनों देशों के बीच व्यापार जो है उसके इसको बढ़ावा मिलेगा। रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है ना, नेपाल और उत्तराखंड का कैसा रिश्ता है भाई? रोटी बेटी का रिश्ता नेपाल के साथ है। हाल ही में काफी चर्चाओं में रहा था, पत्थरबाजी बहुत हो रही थी नेपाल के द्वारा, कश्मीर में तो होती थी भाई, नेपालियों को भी पता नहीं कहां से खुमार चढ़ा, जब भी ना यहाँ की सरकार कुछ काम वगैरह कर रही थी तो वहां नेपाल के लोग, कुछ लोग पत्थरबाजी कर रहे थे भाई। अब पता नहीं नेपालियों को, शायद मुझको लग रहा है कि नेपाल ही जाना पड़ेगा फिर, और कुछ काम नहीं होगा, फिर नेपाल में ही अपना बिजनेस देखना पड़ेगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। हाल ही में देश में नामीबिया से मंगवाए गए चीतों को किस पार्क में छोड़ा गया है? तो हाल ही में क्या हुआ भाई? नामीबिया से मंगवाए गए चीतों को किस पार्क में छोड़ा गया है? ये होने को पुराना करंट अफेयर है, लेकिन हाल ही में जो बहुत चर्चाओं में रह रहा है, कुनू नेशनल पार्क, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नामीबिया से मंगाए गए 8 चीतों को यहां पर छोड़ा गया था। वर्तमान में बता रहे हैं लगभग 4 चीतों की इसमें मौत हो चुकी है, ठीक है, 4 चीतों की, तो ये पढ़ के जाना, 4 चीतों की मौत हो गई है। किसी का किडनी फेलियर कारण है, किसी को शायद मौसम सुटेबल नहीं है, तो ये अलग अलग रीजंस है यहाँ पर 4 चीतों की। और एक चीते ने जो 3 शिशुओं को जन्म दिया था यहाँ पर, एक चीता, मादा चीता ने, उसके 3 बच्चों में से शायद 2 की मौत हो चुकी है, तो काफी ज्यादा चर्चाओं में रह रहा है आजकल। क्वेश्चन नंबर 91। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय जो हो जाएगा हरियाणा राज्य में स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो यह है संपूर्ण आपका सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन। इसके बाद आपको आनंद सर आकर रीजनिंग का सॉल्यूशन करा देंगे। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद, जल्द मुलाकात होगी अगली क्लास में। चलेगा दोस्तों, देखते हैं आज का आपका रीजनिंग का सॉल्यूशन। देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है 7,22, 63, 202, तो आपके क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा नंबर आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे हम, जो आपका दिख रहा होगा आपको, अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप इन देखेंगे तो इनमें क्या हो रहा है, 3 मतलब 7 गुणा 3 माइनस कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, तो कितना होता है, 7 या 21, ठीक है, 7 या 21, सॉरी प्लस हो रहा है यहाँ पे, 7 या 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 22 यहाँ पे आपका हो जाएगा। सेम इसी प्रकार तो क्या हो रहा है, दूसरे में क्या देखना है, 22 दूसरा नंबर है, इसका फिर क्या करना है, 3 गुना प्लस 1, तो 22 तिया आपका 66, 22 तिया आपका 66, 22 तिया आपका 66 हो जाएगा प्लस 1, 22 तिया 66 प्लस 1 67। सेम इसी में भी होगा, ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं। 202 का 3 गुना प्लस 1, 202 का 3 गुना कितना हो जाएगा आपका 606, 606 हो जाएगा, 606 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पे 607 आपका हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर होगा, आपका जो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है यदि नेसेट को हम 27 लिखा जाए, ठीक है, 27 34 34 52 6 लिखा जाए तो इसी कोड को सेंटेंस में किस प्रकार लिखेंगे। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें जो आपको सेंटेंस के जो आपके वर्ड है, यानी STENC जो भी है, आपको इस वाले वर्ड में, आपको इस वाले जो आपका वर्ड है इसमें आपको सारे अल्फाबेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, आप यहाँ पे लिख लेते हैं NASCEN और T, ठीक है। इसने कह रखा है N को क्या लिखता है 2, ठीक है, A को 7, S को 3 और C को 4, E को आपका कितना लिखता है ये 5 और N को क्या लिखता है यहाँ पे 2 लिखता है, और इसी प्रकार T को क्या लिखता है 6 लिखता है। हमें क्या लिखना है, सेंटेंस लिखना है, ठीक है। अगर हम सेंटेंस को लिखेंगे यहाँ पे, ये आपकी सेंटेंस हो गया। सेंटेंस को लिखना, यहाँ पे कह रहा है कि S को क्या लिखेंगे, S को आपका क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप अगर देखेंगे आपका S क्या है यहाँ पे, S का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा
आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ई क्या हो जाएगा, ई आपका यहाँ पे हो जाएगा, ई आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एन क्या होगा, एन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, अगर एन देखेंगे हम तो क्या है यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी प्रकार टी क्या होगा, फिर से टी क्या होगा, टी आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ई आपका यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक है। फिर एन क्या होगा आपका, एन भी आपका यहाँ पे फिर से 2 हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा आपका, सी आपका यहाँ पे 4 है, तो एन सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। और ई क्या हो जाएगा आपका, ई आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन देखेंगे 3 5 2 6 2 5 2 4 5, ठीक है। तो 3 5 2 6 3 5 2 6 5 2 4 5, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो 93 का आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है अंकित अपने घर से, ये आपका डायरेक्शन क्वेश्चन है। ये सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इसमें क्या करना है, आपको एक डायरेक्शन बनानी नॉर्मल, ठीक है। ये आपका अगर हम चलते हैं यहाँ से, इसको इसमें मैंने बताया था, ऊपर आपका उत्तर हो जाता है, इधर आपका पूरब, इधर आपका पश्चिम और इधर आपका दक्षिण हो जाता है, ठीक है। इसको नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि, ठीक है, ये कह रहा है, एक सेकेंड रुकिएगा, दोबारा से बना देते हैं, ये आपको समझ आएगा। नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अमित नाम का लड़का है, ठीक है, वो अपने घर से चलता है, उसका घर मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, इसका उसका घर हो जाएगा। वो अपने घर से 60 मीटर कहाँ चलता है, दक्षिण की ओर। तो दक्षिण किधर है, नीचे है, तो 60 मीटर ये अपना दक्षिण की ओर चलेगा, ठीक है। इस चल गया आपका 60 मीटर। अब ये कह रहा है फिर वह क्या करता है, पूरब की ओर मुड़ जाता है। फिर वह क्या मुड़ जाता है, ईस्ट की ओर। यहाँ पे यहाँ इसका मुंह था तो इधर मुड़ जाता है पूरब की ओर। अब ये कह रहा है पूरब की ओर मुड़ता है, कितना चलता है, पूरब की ओर मुड़ के चलता है आपका 40 मीटर चलता है। फिर पूरब की ओर चलता है, ये कितना चलता है आपका 40 मीटर यहाँ पे पूरब की ओर चल जाता है। फिर क्या करता है, फिर क्या करता है, उत्तर की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। उत्तर की ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 30 मीटर आपका उत्तर की ओर चलता है। तो 30 मीटर आपका यहाँ पे उत्तर की ओर चलेगा, यानी कि 60 का आधा हो जाएगा, तो 30 मीटर ये उत्तर की ओर चलेगा और रुक जाता है। फिर क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो अपने घर से कितनी दूरी पर यहाँ पे है, तो इसमें क्या आपको क्या निकालना है, इसकी जो मिनिमम डिस्टेंस निकालना आपको, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस अपने घर से कितना दूर है, यानी कि कम से कम डिस्टेंस में वो अपने घर से कितना दूर है। तो आपका ये वाला जो हो जाएगा, ये आपका मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बात करते हैं मिनिमम डिस्टेंस की, ठीक है। अब इसे कैसे निकालना है, अगर हम इसे देखें यहाँ पे, ये वाला, तो ये भी अगर ये 40 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और ये 30 है, ये तो 30 हो जाएगा। फिर ये कितना बचेगा आपका, 30 बचेगा। जो आपको ट्रायंगल बनेगा ये आपका इस प्रकार बनेगा, ठीक है। ये आपका 30, ये आपका 40 होगा। तो हमको बताना है कि ये आपका कौन सा होगा। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय सबने पढ़ी है। इसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हम इसको देखेंगे तो इनको क्या हो जाएगा, 40 और 3 30 का, ठीक है। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर कितना हो जाता है 900 प्लस 40 का कितना होता है 1600। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2500, ठीक है। 2500 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट किसका होता है, यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर आएगा ये होगा कर्ण का स्क्वायर। जब कर्ण का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर हटेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2500 आ जाएगा। तो ये किसका होता है, ये आपका इसका किसका हो जाता है, ये 2500 किसका हो जाता है 50 का हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका मिनिमम डिस्टेंस होगा कितना होगा 50 मीटर, वही अपने घर से यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे दूर होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें और दाएं से 9वां अक्षर है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला देखेंगे हम तो सबसे पहले गए दाएं से 10वें। दाएं से 10वें क्या हो जाता है आपका, अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है तो आपका 10 पे क्या आता है, आपका जे आता है, ठीक है। 10वां अक्षर आपका जे हो जाएगा। उसके राइट में, उसके दाएं यानी उसका राइट, ठीक है। तो उसका राइट में 9वां अक्षर, तो उसके 10 और 9 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 प्लस 9 करेंगे तो 19वां। तो ये कह रहा है 19th नंबर पे आपका कौन सा नंबर होता है। अगर आपको प्लेस वैल्यू सबको पता होगी तो आपको मैंने बोला था इनको एक बार याद कर लेना। तो आपका एस हो जाता है 19 नंबर, उस पे 19 पे क्या होता है आपका एस होगा। तो कौन बैठा होगा, आपका एस बैठा होगा, ठीक है दोस्तों। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है नीचे गई परसेंट चिन्ह के स्थान पर आपका कौन सा नंबर आएगा। आपका ये रेशियो प्रपोर्शनल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूछ रहा है जो आपका ये क्वेश्चन है
इसमें बताना है कि जैसे इसका बीच के संबंध बन रहा है इन दोनों का, वैसे इसमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा। अगर आप इसको देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, अगर हम इसे देखेंगे तो 7 गुणा गए 2 माइनस 2 हो रहा है, ठीक है। तो 7 गुणा 2 माइनस 2 गुणा कितना होता है 14 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी होगा, तो 16 किसके प्रकार का होगा, तो इसमें देखेंगे 7 दूनी 14, ये तो प्लस कम हो रहा है, 10 दूनी 20 माइनस 2 18, नहीं ये भी नहीं होगा, 5 दूनी 10 माइनस 2 8, फिर ये देखेंगे 9, तो 9 गुणा गए 2 माइनस 2, 9 गुणा 2 कितना होता है 18 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा आपका 16 यहाँ पे आ जाएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 9 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है DAB IFG और NKL, इसके बाद आपका कौन सा आएगा। अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है DI, फिर इसका रिलेशन F, फिर इसका रिलेशन B, तो ठीक है। तो सबसे पहले DI देखेंगे, DI कितना हो रहा है, DI अगर हम बात करें DAB, ठीक है, और IF और G, लास्ट में NKL, ठीक है, NKL। अब हम इसे देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है, आप देखेंगे कि 4 प्लेस वैल्यू इसकी 4 होती है, 9 इसकी प्लेस वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू यानी कि अगर हम अल्फाबेटिक देखेंगे तो इसका प्लेस वैल्यू क्या आएगा 9वें स्थान पे ये होता है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का, तो आपका 5 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार इनके बीच के देखेंगे तो कितना आ रहा है, एन कितना होता है 14 होता है, तो इसका बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है आपका 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो इनके बीच में क्या आएगा 5 का डिफरेंस आएगा, तो 14 प्लस 5 आपका कितना होता है 19, 19 पे क्या होता है आपका एस हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे बी वाले में, ये कह रहा है ए और एफ, ए और एफ, ए कितना होता है 1 होता है, एफ कितना होता है 6 होता है, तो इनके बीच भी 5 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। इसी प्रकार एफ और के के बीच भी कितना डिफरेंस आएगा आपका 5 का डिफरेंस आएगा, और के और जो अगला नंबर होगा इसमें 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 प्लस करेंगे के 11, के कितना होता है आपका 11 नंबर पे होता है, ठीक है। तो के 11 नंबर पे होता है, तो 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 11 प्लस 5 आपका यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 पे क्या होता है आपका पी हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे अभी है दोनों में तीसरा ऑप्शन, ठीक है। अब लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला क्या कह रहा है बी। अगर हम बी की बात करें तो बी आपका 2 नंबर पे होता है। इसी प्रकार फिर लास्ट में इसमें क्या है जी, जी के कौन से नंबर पे होता है आपका 7 पे होता है, तो इनका दोनों का डिफरेंस फिर से 5 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस फिर से 5 आ रहा है, तो लास्ट में आपका क्या बचा एल, एल कितना होता है आपका, एल कितना होता है आपका 12 होता है, तो 7 और 5 12, इनका भी 5 आ रहा है। इसके बाद भी क्या आ जाएगा 5 का डिफरेंस आएगा, 7 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस 5 12 5 17, 17 पे क्या होता है आपका 17 पे आपका यहाँ पे क्यू हो जाता है, तो आपका जो बनेगा SP-Q बनेगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 97 नंबर क्वेश्चन का नंबर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये है 19 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है दिए गए प्रश्न चिन्ह में त्रिभुज और वर्गों की संख्या की गणना कीजिए, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है, इसका आपको डायरेक्ट याद रखना हमेशा, ठीक है। जब भी आपको ये दिखेगा ना हमेशा याद रखना 44 त्रिभुज होते हैं, ठीक है, 44 त्रिभुज होते हैं, ठीक है। अब 32 10 इसमें क्या होता है वर्ग होते हैं। अगर हम इसमें बात करें, अगर इसमें बात करेंगे हम ट्रायंगल कैसे गिनेंगे, सबसे पहले हम इसको देखेंगे तो 1 2 3 और 4, तो कितने होंगे इसमें, इसका क्या कर लेते हैं, मैंने पहले बताया था आपको, जो जब भी ये वाला दिखेगा आपको तो इसमें जितने भी इनके काउंटिंग होंगे इनका डबल हो जाता है, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 8 तो इसमें हो जाएंगे, 8 इसमें भी हो जाएंगे, 8 इसमें भी हो जाएंगे और 8 इसमें भी हो जाएंगे, तो 32 तो टोटल हो गए, ठीक है। 32 तो अभी निकल के आ गए, तो ऑप्शन नंबर 1 2 और 3 तो पहले एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगर आप इनको और काउंटिंग करेंगे तो आपको दिख जाएंगे, यहाँ पे ये भी है, एक ऐसा बन रहा है, एक ऐसा बन रहा है, ठीक है। फिर आपका ये देखेंगे, फिर एक ऐसे भी बन रहा है ये वाला, तो इसमें सबसे ज्यादा किसमें होंगे आपको याद रखने 44 और 10, वर्ग कितने होंगे 10 होंगे, ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन को याद रखना, 44 और 10 में इसमें क्या होते हैं 44 त्रिभुज होते हैं और 10 इसमें वर्ग होते हैं, ठीक है। देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका, ठीक है, ये कह रहा है ABC, ये वाला एस नहीं है इसमें, ठीक है, एस को हटा दीजिए। ये कह रहा है ABCDEF एक गोल मेज के इर्द गिर्द स्थायी रूप से कुर्सियों में बैठे हैं, ठीक है, किंतु आवश्यक नहीं कि वो अपने अपने सही क्रम में बैठे, यानी ABCD एक साथ नहीं बैठे, ठीक है। अगर कह रहा है यहाँ देखा गया कि A D और B के बीच में, ठीक है, अगर P नहीं यहाँ पे ये शायद से B होगा, B नहीं है ये F होगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन को याद रखना, यहाँ पे F है शायद, ठीक है, एक सेकंड देखने दीजिए, हाँ F, ठीक है। तो ये कह रहा है, अगर आप मैं बात करूँ एक सर्कल है, ठीक है, ये कह रहा है गोल मेज है, ठीक है, इसमें 6 बंदे बिठाने हमने, 1 2 3 4,
यहाँ पे 5 मान लीजिए और ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो ए है वो ए है। ठीक है, ए कहाँ बैठा है, ए बैठा है आपके किसके, एफ और डी के बीच में। ठीक है, एफ और डी के बीच में बैठा आपका ए। इसी प्रकार कह रहा है कि सी और डी के सम्मुख है। सी कह रहा है जो आपका डी है, सी किसके सम्मुख है, डी के सम्मुख हो जाएगा। ठीक है, डी के सम्मुख बैठ गया आपका सी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है डी और ई अगल बगल कुर्सियों पर नहीं है। तो यहाँ पे तो डी बैठा नहीं तो कौन बैठा होगा आपका, अब बताना। मैं आगे कह रहा है डी, कह रहा है डी किसके, और कह रहा है बी क्या है, बी किसके बाएं है तथा डी बी के दाएं ओर है। डी है आपका किसके राइट में है, बी के राइट में हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है ना वो दायां है, तो क्या हो जाएगा आपका दायां हो जाएगा। तो ई कहाँ बैठेगा आपका, ई यहाँ पे आपका यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है बी के तुरंत बाएं ओर, बी के लेफ्ट कौन होगा, अगर राइट में आपका डी है तो लेफ्ट में आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट में आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। जो बी के बाएं ओर बैठा होगा आपका ई बैठा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है विषम संख्या का युग्म ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमें बताना है जो उनको रेशियो प्रोपोर्शनल बन रहा है किस प्रकार बन रहा है। ठीक है, अगर हम इसे देखेंगे 4 का 48 के साथ रिलेशन बताना है, 6 का 180 के साथ बताना है, इसी प्रकार 8 का 448 और इसी प्रकार 9 का कितना होता है। ठीक है, ये बताना है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखेंगे हम तो इसमें हो रहा है आपको जो ये 4 से ही इनका रिलेशन बन रहा है। अगर हम इसे देखेंगे 4 का जो आपका क्यूब होता है, आपका 4 का क्यूब कितना होता है, आपका 64 हो जाता है। फिर क्या कर रहे हैं, फिर ये क्या कर रहे हैं, 4 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है आपका 16 हो जाता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब इन दोनों का क्या कर रहा है, डिफरेंस निकाल रहा है। इन दोनों का डिफरेंस जो आता है 4 का क्यूब और उसका 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 48 हो जाएगा। यानी कि जो आपका फर्स्ट पहले क्यूब हो रहा है फिर माइनस उसका स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरे में देखेंगे, पहला वाला ऑप्शन तो आपका सही हो जाएगा, 48 आ रहा है। ठीक है, इसमें देखेंगे अब 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है आपका, अगर 6 का क्यूब बात करें 6 का क्यूब आपका 216 होता है। ठीक है, इसी प्रकार 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 6 का स्क्वायर आपका 64 हो जाता है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, सॉरी 6 का स्क्वायर आपका यहाँ पे 36 हो जाता है। तो 36 माइनस 216, 6 में से 6 का 0 और 21 में से 3 गया आपका 18। तो आपका बी ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार 8 का देखेंगे, 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है आपका, 8 का क्यूब होता है आपका 512। ठीक है, 512 और 8 का स्क्वायर आपका कितना जाता है आपका 64 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गया आपका 8। इसी प्रकार अगर 10 में से 6 गए कितना बचा आपका 4 और 4 का 4 यहाँ पे बच जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट होगा। जो लास्ट ऑप्शन आपका 9th वाला, तो इसका भी यहाँ पे डिफरेंस गलत दे रखा है इन्होंने। 9 का क्यूब कितना होता है आपका, 9 का क्यूब होता है आपका 729। ठीक है, 9 का क्यूब होता है आपका 729। ठीक है, और माइनस 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है 81। ठीक है, तो अगर हम इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, 9 में से 1 है आपका 8 बचेगा। तो यहाँ पे आपका जो लास्ट डिजिट है यानी कि आपकी यूनिट डिजिट है वो ही गलत है यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे 9 दे रखा लेकिन आना चाहता है यहाँ पे 8। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये था दोस्तों आज का आपका प्रैक्टिस नंबर 2 का सॉल्यूशन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।